जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी प्यारे शेरों और शेरनियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। जितने भी मेरे भावी कांस्टेबल भाई है वो सभी यहाँ पर लाइव जुड़ जाएं, क्योंकि आज अपनी क्लास होने वाली है। वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए अपना मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है, जिसके नंबर 150% हूबहू परीक्षा पैटर्न के आधारित हम कवर करने वाले हैं। आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है स्टडी एग्जाम एकेडमी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। पहला पार्ट अपना राजस्थान जीके का है। किसका है? राजस्थान जीके का है। राजस्थान जीके के 45% आएंगे कांस्टेबल एग्जाम में, और वो 45% का सोपड़ा हम साफ करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अजमेर सेन का संस्थापक कौन था? अरुणोराज, अजयराज, अजयपाल, पृथ्वीराज प्रथम। तो अजमेर शहर का जो संस्थापक है वो है आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी हो जाएगा अजयराज। अजयराज 1105 ईस्वी में शासक बनता है और 1133 ईस्वी तक ये शासक रहता है अजमेर का, यानी अजमेर का संस्थापक इसे कहा जाता है। बिल्कुल। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल अजमेर दुर्ग को कहा जाता है, जो आपका अजमेर में है। इसके अलावा अजयराज ने इस दुर्ग का निर्माण अजमेर की जो बीटली पहाड़ी है उस पर करवाया था, जिसके कारण इस दुर्ग को गट बीटली पहाड़ी भी कहा जाता है या गट बीटली दुर्ग भी इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को दबाकर लाइक कर दें। सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध या गोगुंदा का युद्ध? बिल्कुल, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा? दिवेर का युद्ध। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जो विद्यार्थी हल्दी घाटी बता रहे हैं सभी का गलत है, सी राइट हो जाएगा। दिवेर का युद्ध कब हुआ मेरे प्यारे साथियों? दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में। महाराणा प्रताप ने अकबर के चाचा व मुगल सेनापति सुल्तान खां को इस युद्ध में पराजित किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अपनी वीरता दिखाई थी। दिवेर युद्ध के बाद में ही प्रताप की विजय का, यानी महाराणा प्रताप की विजय का पुण्य श्री गणेश होता है। इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। हल्दी घाटी का युद्ध थर्मोपोली से कहा जाता है, 1576 में हुआ था, 18 जून 1576 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी गई? अमीर खां, मीर अलाबंदे खां, मीर जुबेर खां या मीर मुहम्मद शाह? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, मीर मुहम्मद शाह को शरण दी थी। हमीरदेव चौहान जो कि रणथंभौर का शासक था, इसने 1582 ईस्वी में यह शासक बनता है। हमीरदेव चौहान हटी राजा इसे कहा जाता है, और 1582 में ये यहाँ का शासक बनता है रणथंभौर का। हमीर ने दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही था मंगोल सेनानायक मुहम्मद शाह, इसको शरण दी थी और इसको वापस लौटाने से इनकार कर दिया। इसे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में, कब रहे गुरुजी? 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और हमीरदेव को परास्त किया। ये राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था, और इसकी पत्नी रंगा देवी ने जोहर किया था, जल जोहर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल बादशाह अपनी विजू में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास का पिता इसे कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मुगल बादशाह अपनी विजय में से बिल्कुल आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, क्योंकि राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो यहाँ पर काफ़ी सहायता करते थे उनकी। अगला प्रश्न देखते हैं। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया ने की बल से, ये कथन किसका है?
कर्नल जेम्स टोड, सर टॉमस रो, डॉक्टर बेनी प्रसाद, सर जैन सरकार। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ने की बल से। यह कथन किसने कहा था? बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर टॉमस रो ने कहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य को खेलने की परंपरा कहां प्रचलित थी? चाकसू, मांडल, किशनगढ़ या चोमू? बिल्कुल मांड में शाहजहां के शासनकाल में 13 दिन पश्चात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांडल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह किसकी देन है? राइट आंसर बताएं, देखें। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? पीछे वाले का, बिल्कुल पीछे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? नार नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? किशनगढ़ में थी। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना भाई, किशनगढ़ में था। ओसिया में मंदिरों का समूह किसकी देन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रतिहार। डी आपका राइट हो जाएगा। डी जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? सिसोदिया, कछवा, राठौड़ या हाड़ा? किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? जयपुर रियासत पर कछवा शासकों ने शासन किया था। सवाई जयसिंह इस वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रहे थे। सवाई जयसिंह रहे थे और जयसिंह ने ही जयपुर नगर की स्थापना की थी। तो बी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़ें। अगला प्रश्न है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1668 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? औरंगजेब ने जोधपुर का शासक था जो जसवंत सिंह, इसको अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत उज्जैन के निकट है और उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वे कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? रतन सिंह, कुंभा, सांगा या राज सिंह? अचलगढ़ के बिल्कुल किले की मरम्मत किसने करवाई? राइट आंसर बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के सिरोही जनपद में स्थित अचलगढ़ किला एक बिल्कुल पर्वतीय दुर्ग है, पर्वत पर स्थित दुर्ग है, जिसकी मरम्मत महाराणा कुंभा ने 1442 में करवाई थी। यहाँ पर 4 जैन मंदिर भी बने हुए हैं। तो बिल्कुल भी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? साथियों सबसे बेसिक प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बिल्कुल जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं 10.45% सभी का राइट है। बात करें राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% है। बिल्कुल ये भारत के राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। यदि आपको पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है सबसे बड़ा, तो अपना राजस्थान है। नेक्स्ट बिल्कुल अगला प्रश्न है कि मालवा का पठार किसका विस्तार है? दक्षिण अरावली, हाड़ौती का पठार, चंबल बेसिन की पहाड़ियाँ या हिमालय का विस्तार? मालवा का पठार किसका विस्तार है? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जिसे दक्षिणी पूर्वी पठार और हाड़ौती के पठार के नाम से हम जानते हैं। ये मालवा के पठार का ही विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 500 मीटर। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? जैसा कि आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। कितनी है गुरु शिखर की? 1722 मीटर। कहीं आपको 1727 भी मिलेगी तो वो भी आपका राइट ही माना जाएगा। यहाँ पर देखो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर।
कौन सी है? अरे शेर, शेर तो महाराणा प्रताप था। और महाराणा प्रताप शेर की मृत्यु कब हुई? 1597 में हुई गुरुजी। तो इसकी भी ऊंचाई 1597 ही है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? दक्षिणी, उत्तरी, मध्य या पूर्वी? गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची चोटी है तथा इसकी कुल ऊंचाई आप सभी को पता है कितनी है? 1722 मीटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अरावली के दक्षिण भाग में है, माउंट आबू सिरोही में है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी भाग में है, माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो माउंट आबू सिरोही। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। बिल्कुल क्लास को एक बार लाइक कर दें ताकि हम भी थोड़े बहुत मोटिवेट हो सकें और रेगुलर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेके आ सकें। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? राकेश जी सर वाली मैराथन क्लास में इसका सुपड़ा साफ कर दिया था और किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। अरे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर तय करती है रेड क्लिफ रेखा। बिल्कुल, ये रेखा हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं सभी का राइट है। 1070 किलोमीटर इसकी दूरी है, लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की स्थिति को अक्षांशीय व देशांतर रेखा में देखें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। और देशांतरीय विस्तार हमें पूछा गया है, तो देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये तो आपका देशांतरीय है। यदि अक्षांशीय पूछे तो ध्यान रखना अक्षांशीय कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो हमने पहले भी बात कर ली, कितनी है? 1597 मीटर। देखो जो ऊंची चोटियां हैं उनका मैं एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, अभी ग्राम सेवक में पूछी गई, पटवार एग्जाम में पूछा गया, कांस्टेबल में तो हर बार पूछा जाता है। तो शेर की आपकी ऊंचाई पता है, इनका क्रम पूछा जाता है। तो यदि आपकी इनकी ऊंचाई को पता है तो आप क्रम आराम से निकाल लोगे। शेर की ऊंचाई सबसे पहले गुरु शिखर की है 1722 मीटर। उसके बाद में शेर है तो इसकी ऊंचाई है 1597। उसके बाद में है अचलगढ़। कौन सी है? अचलगढ़। ये आपको पता होनी चाहिए। तो अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल 1380 है। कितनी है? 1380। उसके बाद में आपकी है देलवाड़ा। कौन सी है? देलवाड़ा की ऊंचाई है आपकी 1442 मीटर। कितनी है? 1442। उसके बाद में आबू की है 1295। ऋषिकेश की है 1017 मीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? 5, 6, 7 या 12? ये प्रश्न भी बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि थार का जो मरुस्थल है इसका विस्तार कितने जिलों में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 12 जिलों में है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आपका थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ये मरुस्थल राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ है? सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो राजस्थान के कुल भूभाग के बिल्कुल 61 यानी 61.11% भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? आपका ये थार का मरुस्थल है, थार का रेगिस्तान है। इस प्रदेश में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह भी ध्यान रखना, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिस कारण से इसे जीवंत मरुस्थल भी कहा जाता है। राजस्थान की 40% जनसंख्या इसी मरुस्थल में निवास करती है। राजस्थान की कितनी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है? गुरुजी 40%। इसे मरुस्थल का जो वार्षिक औसत वर्षा होती है वो 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर होती है। इसमें 12 जिले हैं। 12 जिले कौन कौन से? ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा जिला है कि जो कि थार के मरुस्थल में शामिल नहीं है, तो आपकी यहाँ पर हेकड़ी निकल जाएगी पूरी की पूरी। तो आपको पता होना चाहिए। गुरुजी इसका सोपड़ा ही साफ कर दो। तो क्यों ना सोपड़ा साफ कर देते हैं। आपका सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर,
उसके बाद में बाड़मेर, फिर बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, नागौर, इसके बाद में चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालोर, ये सारे जिले इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? जिले का प्रतीक पूछा गया है, जिला शुभंकर पूछा गया है। अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और हनुमानगढ़। मैंने जिला शुभंकर का पिछली बार जो कांस्टेबल एग्जाम था 2020 का, उस समय एक वीडियो बनाया था, प्रत्येक जिले का जिला शुभंकर और ट्रिक से बताया था। तो मैंने बताया था कि मोर कौन मारते हैं, ये एक ट्रिक है भाई। मोर तो कोई नहीं मार सकता, प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। मोर तो भील मारते हैं। तो भीलवाड़ा, भील से भीलवाड़ा, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले का जो प्रतीक है वो मोर है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल अगला देखे रहे। नेक्स्ट है कि भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया? बाड़मेर, जैसलमेर, दौसा या जोधपुर। इसका राइट आंसर बताएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। देखते हैं किसका राइट आता है, कौन विद्यार्थी 1 नंबर यहाँ पर आगे निकलता है। बाकी सारे प्रश्न तो कोई भी कर देगा, इसका राइट आंसर बताने वाली खोपड़ी 1 नंबर आगे निकल जाएगी। भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट में किस जिले को सम्मिलित नहीं किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा? दौसा, बिल्कुल दौसा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दौसा जो विद्यार्थी बता रहे हैं, दौसा नहीं होगा रे, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। दौसा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर होगा, बिल्कुल। दौसा नहीं होगा, कौन सा होगा? उदयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? अलवर, टोंक, झालावाड़, पाली, उदयपुर, भरतपुर, अलवर और धौलपुर। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है? तो अलवर और भरतपुर है। कौन से है? अलवर और भरतपुर। राजस्थान सरकार के द्वारा 1987 और 88 में मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? मेवात क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आधारभूत ढांचागत विकास करना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर या बांसवाड़ा। 100 टापुओं का क्षेत्र या शहर किसे कहा जाता है? बिल्कुल बांसवाड़ा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित एक शहर है। यह गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा के निकट स्थित है। बांसवाड़ा की स्थापना वाहिया चारपोटा ने की थी, जो एक भील राजा था। वाहिया को राजा बांसिया भील के नाम से भी जाना जाता था। बांसवाड़ा को बिल्कुल 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, क्योंकि क्यों कहा जाता है? अरे क्यों कहते हैं, ये आपने कई बार सुना है कि बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से होकर बहने वाली माही नदी, कौन सी नदी? माही। ये माही नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसमें अनेकानेक से द्वीप है, उसमें बहुत सारे द्वीप है। बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में समतल और उपजाऊ है। माही बांसवाड़ा की एक प्रमुख नदी है। यहाँ पर मक्का, गेहूँ और चना बांसवाड़ा की प्रमुख फसलें हैं। राजस्थान के प्रमुख लोकायुक्त कौन से नियुक्त किए गए? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए? श्री I.D. दुआ। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका देखो 1 नंबर, 2 नंबर और डी, ये तीनों आपके राइट हो जाएंगे। कैसे होंगे कि इसका गठन राजस्थान सरकार ने 1999 में किया। ये आयोग मार्च 2000 से ही कार्यशील है। डी में दिया हुआ है, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो ये आपके तीनों राइट हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु
दोनों में जो पहले समाप्त हो, 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले समाप्त हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है लाडलो? पहले मुझे यह बताओ, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? गुरुजी 1919 में हुई। यहाँ का प्रश्न पूछो मन। बिल्कुल रहे। राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में पहले जो भी समाप्त हो, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले समाप्त हो। बी जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी राइट आंसर बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं गुरुजी। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका सदस्य नहीं होता। मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक सिफारिश पर की जाती है, एक समिति बनाकर, जिसमें मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होता है, एक समिति बनाते हैं, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा में इसमें विपक्ष का नेता भी होता है। मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री सभी इसमें शामिल रहते हैं। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसका सदस्य कभी नहीं होता। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसका बिल्कुल सदस्य कभी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर वापस स्थापित किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभागीय आयुक्त के पद को 1962 में समाप्त करके 1987 में पुनः इसे स्थापित किया गया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखो, जो अपनी संभागीय व्यवस्था है, इसको मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया था 1962 में, लेकिन हरिदेव जोशी ने 1987 में इसको वापस प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है और 7वां संभाग आपका भरतपुर है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया? 1982 में, 90 में, 1994 में या 2000? राइट आंसर बताएं मेरे प्यारे शेरों। पंचायती राज अधिनियम 1953 को संशोधित कब किया गया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी बता रहे हैं 1953 को 1994 में संशोधित किया गया, उन सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किस लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया? ग्राम सेवक को, पटवारी को, सरपंच को या वार्ड पंच को? देखो, राजस्थान में राजस्व और कानून व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक तंत्र गठित किया। राजस्व और कानून की व्यवस्था की दृष्टि से राज्य को 7 संभागों में बांटा गया, जिसमें राजस्व संबंधी मामलों में सर्वोच्च निकाय है राजस्व मंडल, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और राज्य में राजस्व से भिन्न मामलों में पंचायत स्तर पर लोक सुनवाई के रूप में ग्राम सेवक की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? ग्राम सेवक की। अभी परीक्षा हुई थी और ग्राम सेवक का नाम भी बदल दिया गया है। इसका नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी बनेंगे ग्राम विकास अधिकारी जिन्होंने एग्जाम दिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई, मदद करता है। किसकी मदद करता है? गुरुजी हमारी मदद तो नहीं करता, तो किसकी करे रहे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में राजपुताना महिला नागरिक सहकार बैंक ने किस शहर और तिथि से कार्य करना प्रारंभ किया? राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जयपुर से किया था 30 अगस्त 1995 को। इस बैंक ने अपने सदस्यों का मकान बनवाने, उद्योग धंधे लगवाने, व्यवसाय करने आदि कार्य के लिए ये बैंक क्या करती है? ऋण देती है। किसी को यदि कोई धंधा व्यवसाय वगैरह करना है, उद्योग धंधा करना है, इसके अलावा कोई भी मान लो मकान वगैरह बनवाना है, तो आपको ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो सही नहीं है उसे निकाल दीजिए। अरे जो सही नहीं है उसको निकाल दीजिए। किसको निकालोगे? निकालोगे
गुरुजी हम इसको निकालेंगे, इसको उद्योग संवर्धन ब्यूरो को हम निकालेंगे, क्योंकि माध्यम एवं वृद्ध श्रेणी की एक परियोजना हेतु राज्य की एक विनियोग प्रोत्साहन संस्था है, जो कि परियोजना की अवधारणा के अनुसार इसके लिए क्या करती है, सहायता देती है। तो भी आपका यहाँ पर निकाल देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? नाचना ऊंट, मुर्रा भैंस, चोकला भैंस और नागौरी गाय। राजस्थान का वीर तेजा पशु मेला किसके लिए प्रसिद्ध है रे? राजस्थान में ये पशु मेला लोक देवता वीर तेजाजी की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी को बढ़ता है। पशुपालन विभाग ने इस मेले की बागडोर सन 1947 में अपने हाथ में ली थी। पशुपालन विभाग द्वारा ही आयोजन किया जाता है। विक्रम संवत 1791 में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ तेजाजी का देवल बनाकर और उनकी मूर्ति स्थापित करके इस यहाँ पर पशु मेले की शुरुआत की थी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस मेले की शुरुआत किसने की थी। अपने जोधपुर के जो महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने की थी 1791 में। कब की? 1791 में, बिल्कुल। हाँ, बहुत ही बढ़िया। ये मेला नागौरी बैलों और बीकानेरी ऊंटों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी ऊंट, नागौरी गाय, नागौरी बैल, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? रामदेव जी, तेजाजी, गोगाजी या मल्लीनाथ जी? ये तो सभी को आना चाहिए, मल्लीनाथ जी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिलवाड़ा पशु मेला वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। विक्रम संवत 1431 का वो दिन आज भी हमें याद है। विक्रम संवत 1431 में मल्लीनाथ जी के गद्दी पर आसीन होने से शुभ अवसर पर एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर के हजारों लोग इसमें शामिल हुए। आयोजन की जो समाप्ति हुई, उस समाप्ति में लौटने से पहले इन लोगों ने अपनी सवारी के लिए ऊंट, घोड़ा और रथों से सुडोल बैलों का आपस में आदान प्रदान किया। यहाँ इस मेले में ऊंट, घोड़े, हाथी, रथ सारे यहाँ पर क्रय विक्रय यहाँ पर हुआ तथा यहीं से इस मेले का उद्भव हुआ यानी शुरुआत हुई। इस मेले का संचालन पशुपालन विभाग राजस्थान के द्वारा 1957 से किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। ये मेला प्रतिवर्ष चैत्र बदी से लेकर चैत्र सुदी 11 तक इसका आयोजन बाड़मेर के पंचभद्रा तहसील के तिलवाड़ा गांव में लूणी नदी पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे शहरों। बाणगंगा का मेला कहाँ बढ़ता है? जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर या टोंक? जिसका आंसर गलत है ये इसमें कूद जाओ रे, ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ ना, इसमें कूद जाओ जिसको इसका आंसर नहीं आ रहा। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जिला। राजस्थान का बाणगंगा मेला प्रतिवर्ष बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन जयपुर में ऐतिहासिक नगरी विराट नगर में, जयपुर का जो विराट नगर है, यहाँ पर इससे 11 किलोमीटर की दूरी पर बाणगंगा नामक एक छोटी सी नदी के पास में इसका आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो जलधारा है ये 5 पांडु में से एक अर्जुन द्वारा निर्मित की गई है। अरे अर्जुन की गंगा भी इसे कहा जाता है, बाण गंगा को। अर्जुन ने तीर चलाया, बाण चलाया और यहाँ से जमीन से पानी निकल कर आ गया, नदी बहने लग गई। अगला प्रश्न देखते हैं। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर बता दे प्यारे शेरों। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता है, जिन्हें जहार पीर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में के शहर गोगामेड़ी में इनका यहाँ पर मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल की नवमी को। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग एकत्रित होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी की ओल्ड सांचौर। गोगा जी की ओल्ड सांचौर में भी गोगा जी का मेला बढ़ता है। सांचौर है आपका जालोर जिले में, ये भी ध्यान रखना। गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? इसमें बहुत सारी यहाँ पर विद्यार्थी गलती करेंगे, देख लेना। मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी गंगानगर। राइट आंसर हो जाएगा परबतसर नागौर। कहीं आपको खरनाल नागौर भी दिया हुआ यदि ऑप्शन में मिले तो ये भी आपका गलत होगा, तो भी राइट आंसर परबतसर नागौर ही होगा, क्योंकि खरनाल में तेजाजी का जन्म हुआ था। लेकिन इनका जो प्रसिद्ध मेला है जो पशुपालन विभाग के द्वारा भरा जाता है,
इसका आयोजन किया जाता है। ये प्रबसन नागौरी है। ठीक है, ऐसे तो हर गांव में आपको मेले मिल जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर मान्य नहीं है। तेजाजी का जन्म कब हुआ था? 1074 ईस्वी में। जाट जाति में इनका जन्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ग्रासिया, शेरिया, भील, मीणा या कालबेलिया? सीताबाड़ी का मेला बारां जिले के केलवाड़ा में बढ़ता है। इसे हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। इसे शेरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, भील और मीणाओं का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शेरिया। क्या हो जाएगा? शेरिया। किस जनजाति से संबंधित है? शेरिया जनजाति से। अरे इस जो ये मेला है सीताबाड़ी का, ये कहाँ लगता है? बारां जिले में। ध्यान रखना, किस जिले में? बारां जिले में। इसे शेरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा? बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है माघ पूर्णिमा। ये मेला बिल्कुल नवटपुरा गांव तहसील है यहाँ पर आसपुर में माघ शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। सोम माही नदी के संगम पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। किसका कुंभ कहा जाता है? आदिवासियों का। यह मेला भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च? हालत खराब हो गई कुछ बच्चों की कि अब क्या बताएं, क्या तुक्का मारे। अरे महीना कौन सा पूछा है? अंग्रेजी महीना पूछ लिया, अभी क्या करें गुरुजी? अरे बैठा रहो, कहीं वन कर। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अरे गुरुजी जनवरी। मेला किस महीने में बढ़ता है? पिछली बार कांस्टेबल का एग्जाम 2020 में किस महीने में हुआ था? गुरुजी नवंबर में हुआ था। तो राइट आंसर नवंबर हो जाएगा, बी। तो पुष्कर का डायरेक्ट समझ रखना, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो पुष्कर ना कर आ जाओ, स्नान करके आ जाओ भाई। बी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या अल्लाह जिलाई बाई? मरुभूमि री कोकिला, राइट आंसर हो जाएगा गौरी देवी। किसे कहा जाता है? गौरी देवी। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका गौरी देवी, अंतर्राष्ट्रीय मांड गायिकी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कि निम्न में से किसने राजस्थान की बेरूपिया कला को विदेशों में पहुंचाया, विदेशों में प्रदर्शित किया, दिखाया लोगों को? जानकी लाल, देवीलाल, पुरुषोत्तम बजाज, उदय शंकर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरूपिया कला को विदेशों में पहुंचाने का काम किसने किया? बिल्कुल जानकी लाल ने किया। रे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ के निवासी है? जानकी लाल भीलवाड़ा के है, ध्यान रखना। इनका संबंध किस जिले से है? भीलवाड़ा से है। इन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मैन? मंकी मैन। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पत्थी को। किसे कहा जाता है? विजय सिंह पत्थी को। विजय सिंह पत्थी, जिसका नाम भूप सिंह भी मिलता है, अपनी पत्रिका के माध्यम से राजस्थान के बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति 1920 ईस्वी में सीवी रमन को इनकी महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 की सहायता जुटाई, जिस कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, वह है? तो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका घनश्याम, बिल्कुल घनश्याम दास बिड़ला। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, आज की क्लास का राजस्थान जीके का अंतिम प्रश्न। उसके बाद हम नया टॉपिक इंडिया जीके स्टार्ट करेंगे, फिर अपना महिला बाल अपराध करेंगे, कंप्यूटर करेंगे। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, मानकरण शारदा, हरबिलास शारदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज सुधारक, बिल्कुल हरबिलास शारदा। हरबिलास शारदा का नाम कौन नहीं जानता? अरे इन्होंने शारदा एक्ट पारित करवाया था, जिसमें लड़के और लड़की की शादी करने की एक आयु निश्चित की गई। लड़की की 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष। अगला अपना पार्ट आ चुका है महिला बाल अपराध का, जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है
कि राज्य बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। कहना का मतलब है कि जो विद्यार्थी जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है उनको बिल्कुल निःशुल्क फ्री शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य रूप से दी जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 55, 15, 45 या 31। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 45। इसमें यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। वेश्यावृत्ति से जुड़े विभिन्न प्रकार के कृत्यों के लिए दंड की व्यवस्था किन धाराओं में की गई है? यदि कोई वेश्यावृत्ति करता है, करवाता है या करता हुआ पकड़ा जाता है तो कठोर सजा है भाई, सावधान रहना। राइट आंसर हो जाएगा धारा 1 से धारा 4 तक। वेश्यावृत्ति से जुड़े विभिन्न प्रकार के कृत्यों के लिए दंड की व्यवस्था धारा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा 309 3 से 9 तक है। सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में द्वि विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? द्वि विवाह का मतलब है कि एक ही पुरुष यदि 2 महिला से विवाह कर लेता है तो इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो गुरुजी क्या मैं 2 लुगाई लेके नहीं आ सकता? बिल्कुल तू आ सकता है। यदि तेरी पहले वाली पत्नी यदि खुश है, यदि उसकी इच्छा है तो आप दूसरी पत्नी लेके आ सकते हो। यदि पहली वाली पत्नी के छाने छुप के यदि लेर आएगा और वह यदि केस कर दियो तो आपको जेल हो सकती है। बिल्कुल भारतीय दंड संहिता की धारा 300 494 डी आपका राइट हो जाएगा। 800 भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धारा 494 में द्वि विवाह यानी 2 विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे शेरों। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दहेज मृत्यु को दंडनीय अपराध बनाया गया है? दहेज मृत्यु 304 के, धारा 306 घे, 308 घे या 304 खे? धारा 304 खे धारा में दहेज मृत्यु को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंध करने हेतु कानून बनाया गया? जोधपुर, जयपुर, सीकर या उदयपुर? बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया आपकी जोधपुर रियासत में। कौन सी में? मारवाड़, जोधपुर रियासत में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सती समाधि प्रथा पर रोक लगाई, समाधि प्रथा पर जयपुर ने लगाई, सती प्रथा पर बूंदी रियासत ने रोक लगाई। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? 9 दिसंबर 2012, 9 अक्टूबर 2012, 15 जून 2014, 10 अगस्त 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 10 अगस्त 2013 को प्रभाव में आया था। 10 अगस्त 2013 कटे आ रही डी में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमिका सिद्धांत और स्व का सिद्धांत ये बताते हैं कि व्यक्तियों की केवल एक समिति संख्या ही क्यों आपराधिक विशिष्टताएं करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिका सिद्धांत और स्व का सिद्धांत ये बताते हैं कि व्यक्तियों की केवल एक सीमित संख्या ही क्यों आपराधिक विशिष्टताएं करती है। ये परिभाषा जॉर्ज मीड के द्वारा दी गई। ये परिभाषा किसने दी थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी थी। सी आपका राइट हो जाएगा। यह प्रश्न किसका राइट हुआ मुझे बताएं। देखें, किशोर न्याय अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? 2011, 12, 15 या 2009? बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम बिल्कुल 2015। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास डेली देखा करो रोज, ताकि आपको फायदा हो सके। कल वाली क्लास नहीं देखी तो वो इसके बाद में जरूर देखें। बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों को परिभाषित करता है। बाल अधिकारों पर अधिनियम 1889, 1989, ILO अभिसमय अधिनियम 1982, बाल वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों को कौन सा अधिनियम? 1982। राइट आंसर हो जाएगा ILO। बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर है।
ILO अभिसमय 1982। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किशोर न्याय अधिनियम की कौन सी धारा के अनुसार बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की? कौन सी धारा में? किशोर न्याय अधिनियम की धारा 21(2) में, धारा 2(12), धारा 12 डी आपका राइट हो जाएगा, के अनुसार बालक से ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो क्या है? बालक है। जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो बालक है, धारा 2 की उपधारा 12 में। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये महिला बाल अपराध के 10 प्रश्न है। कितने राइट होने चाहिए? 8 या 9 तो राइट होने चाहिए। प्रश्नों के लेवल के अनुसार आपके 8 प्रश्न तो राइट होने चाहिए। कितने राइट हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। अगला अपना टॉपिक आ चुका है इंडिया जीके प्लस साइंस, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, योग वेद। योग वेद आपका उपवेद नहीं है। उपवेद उन विधाओं को कहा जाता है जो वेद पर आधारित है। 4 वेदों के 4 अलग अलग उपवेद है। जैसे 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। इनके 4 उपवेद है। कौन कौन से? एक तो हो गया आयुर्वेद, दूसरा है धनुर्वेद, गंधर्व वेद या शिल्प वेद। ये 4 उपवेद है। तो ये चारों उपवेद भी पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वेद 4 कौन कौन से सभी को पता है, लेकिन 4 उपवेद भी है तो ये नहीं पता बहुत सारे को। तो ये 3 तो आपके सामने दे रखे हैं, 3 तो आपको दे रखे हैं। एक इनमें से बच गया आपका शिल्प वेद। कौन सा हो गया? शिल्प वेद। तो ये चारों वेद आप याद रखना, उपवेद याद रखना। अगला है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि। पतंजलि थे, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी। कब रखी रहे खालसा पंथ की नींव? बिल्कुल 1699 में। सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में धर्म और समाज की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? तो ये आपके गुरु है गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद। इनके पिता का नाम, इनके जो एक पिता थे वो एक योद्धा थे, कवि थे, भक्त थे। 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की इनके द्वारा स्थापना की गई और इतिहास में सबसे बड़ी ये घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। बनारस, भोपाल, बावलपुर या अवध? बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद और कोरा को अवध के नवाब ने मुगल सम्राट को सौंप दिया था। किसको? अवध को। डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन आया था? मुनरो, हेम्पटन मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया। अगला है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया? प्लासी का युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई या बक्सर का युद्ध? राइट आंसर हो जाएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराज उद दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराज उद दौला पूरी तरह से परास्त हुआ। और यहाँ बात करें हम कौन सा युद्ध? वांडीवास की लड़ाई। कौन सी रे? वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई 1960 में हुई थी, 1760 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, यहाँ पर तो दे रखा है।
मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम और सुजाउद्दौला की जो संयुक्त सेना थी, इन सभी के बीच में हुई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे? महात्मा गांधी पहुंचे थे 1893 में। कब पहुंचे? 1893 में। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहुत ही गजब का प्रश्न है। महिलाएं कुश्ती खेलती थी किस साम्राज्य में? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य। तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, भी आपका राइट आंसर है। अरे विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं दंगल में भाग लेती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बधाई कौन सी विद्या है? बधाई बुंदेलखंड की लोक संगीत विद्या है। बुंदेलखंड की एक लोक संगीत विद्या है। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। रोहतांग दर्रा आपका है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? देखिए कौन राइट आंसर बताएगा? रोहतांग दर्रा। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं। और कितनी ऊंचाई कितनी है इसकी? इस रोहतांग दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 3978 मीटर। हिमाचल प्रदेश में है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, 9 डिग्री या 10 डिग्री चैनल? बिल्कुल 10 डिग्री चैनल, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग है 12%, 14, 15 या 17%? दुनिया की कुल आबादी का भारत में 17.5% हिस्सा है। बिल्कुल। अरे 17.5% लोग दुनिया के भारत में ही निवास करते हैं। बहुत बड़ी आबादी है भारत की, जिसमें 30% लोग शहरों में रहते हैं और 70% लोग गाँव में रहते हैं। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत, आबादी में, जनसंख्या में। और सबसे बड़ा चीन है। चीन के बाद में अपना इंडिया ही है। वे कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू या कामेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से भारत में स्थित कौन सा पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की कुल लगभग लंबाई कितनी है? अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप सहित आपको पूछी गई है भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई। बिल्कुल। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताएं। देखें बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर आ गया आपका सी, 7500 किलोमीटर, 7500। भारत की यदि मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई पूछे तो आपकी वो राइट आंसर हो जाएगा 6100 मीटर। कितनी हो जाएगी? 6100, 6100 मीटर। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यदि आपको पूछे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। गुरुजी इसका सुपड़ा साफ कर दो। अरे बचपन में एमबीए किया, ट्रिक याद करो रे। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो 7 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, जिसके साथ सर्वाधिक सीमा लगती है भारत की 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन के साथ लगती है 3917 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ लगती है 3310 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर। अगला प्रश्न है। महनसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तरांचल? तो ये शहर आपके भारत के किस राज्य में है? महनसर, डूंगरपुर, चूरू और नारलाई नामक स्थान राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में।
अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है। म्यांमार से, चीन से, थाईलैंड से और बांग्लादेश से। त्रिपुरा यानी तीनों तरफ से किस देश से घिरा हुआ है? बिल्कुल, जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को शून्य रेखा कहा जाता है, जीरो लाइन, ये भी ध्यान रखना। अगला है, ढलाई और उनाकोटी राज्य के जिला है। मिजोरम, असम, त्रिपुरा या नागालैंड। बिल्कुल, ये किस राज्य के जिले हैं? किसके हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल त्रिपुरा के हैं। किसके हैं? त्रिपुरा के। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें देखो एक दो जिले ही हैं जिन राज्यों में, उनके आप याद रख लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा मिजोरम, तो मिजोरम में कौन कौन से जिले हैं? मिजोरम की राजधानी हो गई तो एक तो आइजोल और चंपाई, ये पूछे जाते हैं। असम में हो गया दिसपुर, असम की राजधानी। इसके अलावा डिब्रूगढ़। नागालैंड में नागालैंड की राजधानी हो गई कोहिमा। इसके अलावा दीनापुर। नेक्स्ट अगला देखें। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का है, तो आपका है ये 21.54%। अगला प्रश्न देखते हैं। विषुवत यानी विश्व होता है, विसंत यानी वसंत 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और इसी दिन वसंत विषुवत होता है। क्या होता है? वसंत है वो विषुव होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो ये 111 किलोमीटर को दर्शाता है। एक अक्षांश डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? भारतीय संविधान सभा का निर्माण 6 दिसंबर 1946 को किया गया। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसको पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। पारित कब हुआ? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना अपना पार्ट है वो कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का पार्ट आ चुका है आपके सामने और पहला प्रश्न ये आपके सामने आ चुका है। ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 5 या 4? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर बताएं। देखें, बहुत सारे विद्यार्थी रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल 2 भाग होते हैं। जो विद्यार्थी 2 बता रहे हैं वो राइट आंसर है। एक तो क्या होगा? अरे एक तो ईमेल एड्रेस में उसका नाम हो गया यूजर का और एक उसका डोमेन नाम हो गया पीछे वाला। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न देखते हैं। मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है और पढ़ने और लिखने दोनों के लिए अनुमति देती है। रोम, रैम, ईपीरोम या रेड। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? बिल्कुल रैम है। कौन सी है? रैम। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे हम क्या बोलते हैं? अस्थायी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी मेमोरी। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से क्या एमएस वर्ड की मेल मर्ज सुविधा का प्रयोग करने के लिए आवश्यक चरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स और डेटा स्रोत दोनों में स्पेस को चेक करना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या एक सर्च इंजन है? इनमें से सर्च इंजन है तो ये आपका गूगल है। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। कब शुरू हुआ? इसका पहला जो सार्वजनिक कार्य है वो 2004 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनएस का पूरा नाम पूछा गया है। डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। बिल्कुल सी आपका सभी का राइट है।
ये एक इंटरनेट की फ़ोन बुक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ASCII का पूर्ण रूप है। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी अगला प्रश्न देखें, बिल्कुल आगे क्लास लंबी ना हो रहा, मैं यही चाहता हूँ। जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई त्रुटि आ जाती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से यूजर को एक त्रुटि संदेश प्राप्त होता है उसे कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, बफर लोडर, एरर हैंडलिंग या प्रोसेस मैनेजमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें कुछ समय देता हूं मैं आपको, समय आपके पास है आंसर बताने के लिए। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एरर हैंडलिंग। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला है कि वर्गीकृत नेटवर्क को कहा जाता है। इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? बिल्कुल राइट आंसर सभी का आ चुका है। एक नंबर ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक पर स्थापित किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आ चुका है, अर्पानेट। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या डॉक्यूमेंट पर उपस्थित एक आइकन है जो एक यूजर को किसी प्रोग्राम या फाइल के लिए तत्काल एक्सेस प्रदान करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्टकट, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से क्या एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? ईमेल फाइल फॉर्मेट नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य कोड में परिवर्तित करना कहलाता है, तो इसे बोलते हैं कंपाइलिंग। क्या बोलते हैं? कंपाइलिंग। ये आपका राइट हो जाएगा। विंडोज सिस्टम में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल पी का करते हैं प्रिंट करने के लिए, बी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक है। अगला है कि MS एक्सेल में चयनित सेल्स को डिलीट करने के लिए कौन सा कुंजी संयोजन डिलीट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है? तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीमित समय में लिए गई बैटरी बैकअप प्रदान करता है। सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रदान कौन करता है? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, UPS। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड पर 0 से 9 लेबल वाली कुंजियों को कहा जाता है? फंक्शन, न्यूमेरिकल, टाइपराइटर या स्पेशल पर्पस की। 0 से 9 लेवल की जो कुंजियाँ होती है उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? सभी का राइट आ चुका है, न्यूमेरिकल। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक कुंजियाँ 0 से 9। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोज, साउंड और वीडियोज से बने आउटलुकों को कहा जाता है? हार्ड कॉपी, ग्राफिक्स या मल्टीमीडिया। तो इन्हें मल्टीमीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है कि ओपन ऑफिस क्लर्क में फंक्शन का क्या आउटपुट होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17, सी आपका राइट हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं उस 5 घंटे वाली मैराथन क्लास देख ले, उसमें आपको पता चल जाएगा। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कहलाती है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कहलाती है। क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी, डी राइट हो जाएगा। अगला है कि WWW प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, तो ये करता है HTTP। HTTP यानी क्या हो जाएगा? HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
अगला प्रश्न देखते हैं, MS एक्सेल में सेव कमांड चुनने के लिए कुंजी का समायोजन क्या है? बिल्कुल शिफ्ट और F12 का यूज करते हैं, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में मैक्रो चलाने के लिए मैक्रो डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए कुंजी का संयोजन क्या है? तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी का राइट आंसर आ चुका है। 1 नंबर अलर्ट प्लस F8 का। इनमें से कौन सा वेद प्रकार का प्लॉटर नहीं है? सी हो जाएगा लाइन प्लॉटर। कंप्यूटर मॉनिटर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मॉनिटर को बोलते हैं दृश्य प्रदर्शन इकाई, यानी VDU। अगला प्रश्न देखते हैं, MICR में कितने अंक का पता लगता है? 5, 7, 15 या 10? MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इसका पूरा नाम है। इसमें कितने अंक होते हैं? अरे MICR तकनीक का धोखाधड़ी का पता लगाने और उसको रोकने के लिए काफ़ी उपयोगी है। बैंकों वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें टोटल 10 अंक होते हैं, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लिकर स्टोरेज का उदाहरण है क्लाउड, ऑफलाइन, ऑप्टिकल या USB? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी आपकी 1946 से शुरू हुई थी कंप्यूटर की, और इसमें निर्वात नलिकाएं या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने ही थे आज 27% ही, 3% छोड़ दिए, कोई बात नहीं, अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो आपके कितने राइट हुए हैं? 27 में से गुरुजी कम से कम 24-23 तो राइट होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक प्रश्न थे आज। तो टोटल 120 प्रश्न के लगभग हमने कवर कर लिए, और 120 में से आपके कितने राइट हुए हैं? 90+ तो राइट होना ही चाहिए, या 100 से ज़्यादा राइट है वो सबसे बेस्ट है। कमेंट करके बताएं साथियों। क्लास को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।